दोस्तों इस टॉपिक पे आप किसी भी बड़े यूट्यूबर की वीडियो उठा के देखोगे तो उसने सिर्फ समरी ही बताई होगी। लेकिन इस बुक के अंदर मैं आपको फुल फ्लैज्ड इन्फॉर्मेशन दूंगा ताकि आपको दोबारा ये बुक उठा के पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। मैंने कुछ आउटलाइंस बनाई हैं जिनको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो डिज़र्विंग लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। आपके बिल्कुल पैसे नहीं कटेंगे चैनल सब्सक्राइब करने के, लेकिन हमें जो है मज़ीद काम करने का हौसला मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। दोस्तों मिल्टन प्योरिटन एज के बहुत बड़े पोएट थे, इंटेलेक्चुअल और सिविल सर्वेंट भी थे। इनका टाइमलाइन था 1608 से 1674 तक। ब्रेड स्ट्रीट लंदन में पैदा हुए और लंदन में ही उनकी डेथ हो गई थी। दोस्तों जॉन मिल्टन को इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही इंटेलेक्चुअल और पढ़ा लिखा पोएट माना जाता है, क्योंकि उनको बहुत सी लैंग्वेजेस पे कमांड थी, जैसे लैटिन, ग्रीक, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश और हेब्रू। मिल्टन ने क्राइस्ट कॉलेज और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एजुकेशन ली। अब मिल्टन जिस दौर में थे उस वक्त इंग्लैंड में सिविल वॉर शुरू हो गया। चार्ल्स फर्स्ट को मोनार्की से हटा दिया गया और सिविल लोगों की गवर्नमेंट आ गई, जिसमें ओलिवर क्रॉमवेल का बड़ा नाम है, क्योंकि मिल्टन भी उन सिविल वॉर्स में हिस्सा ले चुके थे और मोनार्की के ख़िलाफ़ थे। जॉन मिल्टन ने इस ओलिवर क्रॉमवेल के अंडर काम किया एज ए सिविल सर्वेंट, सेक्रेटरी फॉर फॉरेन लैंग्वेजेस 1649 से लेके 1660 तक। लेकिन जब मोनार्की रिस्टोर हो गई, चार्ल्स सेकंड वापस आ गए, तो फिर मिल्टन के लिए भी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। फिर उनको भी इधर उधर छुप के भागना पड़ा। लेकिन 1660 में जब मोनार्की रिस्टोर हो गई दोबारा, चार्ल्स सेकंड वापस आ गए, तो फिर मिल्टन को भी प्रॉब्लम्स हुई और उसे इधर उधर छुपना पड़ा। 1652 में वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो चुके थे और उसने अपनी डॉटर्स की मदद से अपने लैंडमार्क जो कि पैराडाइज लॉस्ट है उसको लिखना शुरू कर दिया। पैराडाइज लॉस्ट की 10 बुक्स को 1667 में पब्लिश करवाया गया और बाद में उनकी डेथ के बाद 1674 के बाद 2 बुक्स और भी साथ जोड़ के 12 बुक्स की ये कलेक्शन है पैराडाइज लॉस्ट, उनको पब्लिश करवाया गया। अब हम पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। अब पैराडाइज लॉस्ट जैसे ही बुक स्टार्ट होती है तो शुरू के लाइनों में ही हमें मिल्टन अपना थीम बता देते हैं। उनका प्रपोजिशन से ही शुरू होता है टेक्स्ट ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस। तो यानी यहाँ से शुरू करते हैं कि इंसान यानी आदम की वो पहली गलती जिसकी वजह से इस दुनिया में मौत और हमारे ये दुख तकलीफ़ आए हैं, यानी कि उसका उस फल को खाना जिससे गॉड ने उसे मना किया था, और उसकी वजह से उसे भी जन्नत से निकाला गया और हमें भी जो है दुख तकलीफ़ झेलनी पड़ी, जब तक कि हमें एक ग्रेट मैन ने रिस्टोर नहीं किया। यानी कि यहाँ पे क्राइस्ट की बात कर रहे हैं, जीसस क्राइस्ट जब तक नहीं आए जिन्होंने हमें आके बख्शवाया। उसके बाद मिल्टन म्यूज़िक को याद करते हैं, यानी गॉडेस ऑफ पोइट्री यूरेनिया को। अपने पोएम में हेल्प के लिए वो कुछ पुराना क्लासिकल नहीं बल्कि कुछ नया लिखना चाह रहे हैं जो अभी तक किसी भी रोमन या ग्रीक पोइट ने ना लिखा हो, और ये कहते हैं कि उस पे ऐसे इल्हाम हो जाए जैसे जबल मूसा पे 10 कमांडमेंट्स नाजिल हुई थी, जिससे उनको हेल्प मिली जेनेसिस लिखने में, जो यहूदियों की बहुत ही कदीम यानी पुरानी किताब है जिससे ह्यूमन हिस्ट्री का पता चलता है। और मिल्टन कहते हैं कि मेरे सोचने की ताकत को भी बढ़ा दे जिससे मैं और अच्छा लिख सकूं और अपने पोएम को और अच्छा बेहतर अंदाज में बयान कर सकूं। अब हम आते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 पे। अब मिल्टन अपनी स्टोरी को ऐसे ही स्टार्ट करता है जैसे आजकल मूवीज़ में किसी रैंडम सीन से मूवी स्टार्ट होती है, तो व्यूवर को पता नहीं चलता कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन ऐसे ऐसे जैसे भी मूवी ग्रो करती है आगे तो हमें स्टोरी की समझ आती है। इस तरह मिल्टन सबसे पहले सैटर्न और रिबेलियन एंजल्स की कंडीशन हमें बताता है। सैटर्न इस स्टोरी का विलन है और बहुत ही प्रोमिनेंट कैरेक्टर है। अब पहला सीन कुछ यूँ दिखाया जाता है कि सैटर्न अपने रिबेलियन एंजल्स के साथ किसी फायरी लेक यानी कि जलते हुए दहकते हुए एक झील के ऊपर लेटा हुआ है पीठ के बल, और उसके साथ उसका सेकंड इन कमांड बील्ज़बब भी पड़ा है। अब इनके साथ क्या हुआ, यहाँ तक कैसे पहुँचे, तो उसका बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि ईडन यानी जन्नत में सैटर्न भी, क्योंकि एक एंजल था पहले, ये पहले शैतान नहीं था, सैटर्न नहीं था, वो एक एंजल था। लेकिन जन्नत में किसी किस्म की सिविल वॉर शुरू हो गई तो सैटर्न ने कुछ एंजल्स को अपने साथ मिला के गॉड के ख़िलाफ़ एक वॉर शुरू कर दी। अब उसने ये वॉर शुरू क्यों की, उसकी वजह ये थी कि सैटर्न चाहता था कि सेकंड इन कमांड यानी गॉड के बाद अगर किसी को पावर मिले तो वो मैं हूँ, लेकिन गॉड द सन उसको ये पावर्स मिल गई, तो ये उससे जेलस था। तो इस वजह से इसने कुछ एंजल्स को साथ मिला के गॉड के ख़िलाफ़ वॉर शुरू कर दी। लेकिन इनको एक दर्दनाक शिकस्त हुई। गॉड ने इनको एक ऐसी जगह पे फेंका कि ये 7 दिन तक सिर्फ गिरते रहे उसमें, यानी हेल में। 7 दिन के बाद जहाँ पे गिरे और 7 दिन के बाद ही इनको होश आया।
अब ये हेल का डिस्क्रिप्शन देते हैं मिल्टन कि एक ऐसी डार्क जगह है जहाँ हर तरफ कोयले दहक रहे हैं, बहुत ही टेरिबल जगह है जहाँ पे उम्मीद की कोई किरण नहीं है, ना वहाँ पे सुकून है ना पीस है। अब यहाँ से आगे स्टोरी स्टार्ट होती है कि सैटर्न जैसे ही उठता है तो वो कोशिश करके अपने आप को स्टेबल कर लेता है, और ये भी गॉड की तरफ से ही इनको अलाउ किया जाता है कि ये उठ सकें और दोबारा से अपने हालत में आ सकें। लेकिन ये समझते हैं कि हमारे अंदर अभी भी पावर्स हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन और गॉड की तरफ से ये इनको अलाउ किया जाता है। तो सैटर्न सबसे पहले अपने आप को उस फायरी लेक से उठा के एक ड्राई लैंड की तरफ लेके जाता है। अब मिल्टन हमें सैटर्न का डिस्क्रिप्शन ग्रीक माइथोलॉजी में बड़े बड़े जाइंट्स से कंपेयर करके देता है। मिल्टन सैटर्न को सबसे पहले ग्रीक माइथोलॉजी में एक बहुत बड़ा जाइंट बरारियस से कंपेयर करता है, उसके बाद टाइफन से, और फिर सी बीस्ट लिवियाथन से कंपेयर करता है। जब सैटर्न उठता है वहाँ से तो उसके शील्ड और स्पीयर को यानी नेज़े को मिल्टन मून और नॉर्वेजियन पाइन से कंपेयर करता है। इसके बाद मिल्टन फॉलन एंजल्स को ऑटम के लीव्स से कंपेयर करता है जो बिखरे पड़े होते हैं। अब सैटर्न और उसके साथी जैसे तैसे करके ख़ुद को वहाँ से उस लेक से निकाल के एक लैंड पे ले आते हैं, और वहाँ पे आके ये सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर सैटर्न इनको मोटिवेट करता है, इनको एक स्पीच देता है। इस स्पीच के बाद उसके साथियों पे जो खौफ था और जो मायूसी छाई हुई थी वो सब ख़त्म हो जाती है। आखिर ऐसा क्या बोलते हैं सैटर्न इस स्पीच में? सैटर्न कहता है, व्हाट द फील्ड बी लॉस्ट, ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। क्या हुआ कि अगर हम हार गए, लेकिन सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, हमने बदला लेना है, और आगे गॉड से हमारा जो जंग है, जो नफ़रत है, वो हमारे अंदर अभी भी चल रहा है। और उसके बाद सैटर्न ये सजेस्ट करते हैं, हेल तो इंसान के दिमाग के अंदर होता है, वो जिस चीज़ को चाहे हेल बना दे और जिस चीज़ को चाहे पैराडाइज़ बना दे। और उसके बाद ये अपने साथियों से कहता है कि पैराडाइज़ के अंदर सर्व करने से बेहतर है कि हम हेल के अंदर राज करें। अब इसके बाद बील्ज़बब आइडिया देता है सैटर्न को कि हम डायरेक्टली गॉड से वॉर नहीं जीत सकते, तो हमें इनडायरेक्टली अपना बदला लेना होगा। और उसके बाद वो कहता है कि गॉड ने एक न्यू क्रिएशन की है, एडम एंड ईव, तो क्यों ना हम उसको करप्ट कर दें, इससे हमारा बदला पूरा हो सकता है। अब सैटर्न इस बात पे राज़ी हो जाता है और ये फ़ैसला करता है कि वो खुद जाएगा और ये काम करेगा। अब सैटर्न किसी तरीके से पैराडाइज़ के अंदर घुस जाता है, एक फ्रॉग बन के, एक मेंढक बन के। अब सैटर्न के पास ये ताकत थी कि वो ख़ुद को किसी भी चीज़ के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकता था। जैसे ही वो पैराडाइज़ में दाखिल हुआ तो एक गैब्रियल नामी एंजल है, जो गॉड के आर्मी का सबसे बड़ा एंजल है गैब्रियल, वो यहाँ पे पहुँच जाता है और सैटर्न से भिड़ जाता है। तो सैटर्न उससे डर के भाग जाता है वहाँ से, ईडन छोड़ के। जैसे ही गॉड को पता चलता है तो फिर वो रैफेल नाम के एक एंजल को भेजते हैं ईडन के अंदर, और वो जाके एडम और ईव को वार्न करते हैं कि सैटर्न नामी शख्स जो तुम लोगों को बहका सकता है तो उससे बच के रहना, वो गॉड का पक्का दुश्मन है और तुम लोगों को करप्ट कर सकता है। वो उनके साथ बैठ के खाना भी खाता है और सैटर्न की पूरी स्टोरी भी बताता है उनको। उसके बाद एक वीक के बाद फिर सैटर्न दोबारा ये कोशिश करता है और एंटर हो जाता है ईडन के अंदर, यानी पैराडाइज़ के अंदर। अब ये एक सरपेंट बन के जाता है, यानी कि स्नेक, एक सांप की शक्ल इख्तियार करके ईडन के अंदर घुस जाता है। इस बार वो ईव को अकेले देख के उसके पास जाता है और बोलने लगता है। ये देख के जो ईव है वो बहुत हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि ये तुम कैसे बोल लेते हो। तो वो उससे कहता है कि आपको गॉड ने जिस फ्रूट खाने से मना किया है, मैंने वो फ्रूट खाया, इस वजह से मेरे अंदर ये ताकत आ गई। तो अगर आप वो फ्रूट खाओगे तो आप और ग्रेट हो जाओगे, आपको और बहुत कुछ चीज़ें पता चलेंगी जो आपको नहीं पता, तो आपको वो फल खाना चाहिए। अब वो फ्रूट कौन सी है दोस्तों, ये अभी तक जो है इसका जिक्र नहीं हुआ है। अब लोग अपने हिसाब से बताते हैं, कोई एप्पल बताता है, कोई क्या। तो ये कहकर वो चला जाता है वहाँ से। अब ये जो ईव है वो उसकी बातों को सच मान लेती है, उस फ्रूट को खा लेती है और एडम के पास जाती है और उससे कहती है मैंने ये फ्रूट खा लिया है, अब तुम भी खा लो। तो एडम उसे बहुत डांटता है कि तुमने क्या किया, गॉड ने हमें मना किया था इसको खाने से, लेकिन अब तो खा लिया। अब एडम क्योंकि प्यार करता था उससे तो उसके बगैर रह नहीं सकता था, तो फिर उसे भी खाना पड़ा वो, और दोनों ने ये फ्रूट खा लिया। अब वो क्योंकि फ्रूट ऑफ नॉलेज था तो फ्रूट खाने के बाद पहले उनको
किसी किस्म का इस तरह का जो जो होता है ना अक्ल, जो जहन में सोच वो नहीं होती थी, उस वक्त आने लगी। और एक दूसरे को देख के वो अजीब फील करने लगे कि हमारा तो कपड़े ही नहीं है, यानी कि पहले ये कॉन्सेप्ट उनके जहन में नहीं था। तो अब क्या होगा इनके साथ? अब गॉड को जैसे ही पता चला तो गॉड ने फिर अपने एक एंजल माइकल को भेजा है कि एडम और ईव को पैराडाइज से एक्सपेल कर दो, यहाँ से इनको निकाल दो, क्योंकि उन्होंने डिसओबे किया है मेरे कमांड को, उस फ्रूट ऑफ नॉलेज को खा के। अब गॉड ने इन दोनों के लिए अर्थ नामी एक जगह बनाई और उन दोनों को वहाँ पे भेज दिया। ये बहुत पछताए हुए थे और जन्नत से जाते हुए इनके चेहरे पे जो आसार थे, जो नदामत थी, जो पछतावा था, जो रिपेंट था, वो साफ़ नज़र आ रहा था। वहाँ पे जाके इन दोनों ने बहुत माफ़िया मांगी तो गॉड ने कुछ पनिशमेंट्स दी, जिसमें से एडम को ये पनिशमेंट मिली कि आज के बाद तुम अपने फैमिली को पालने के लिए मेहनत करोगे, और ईव जो उसने सिन किया है, जो गुनाह किया है, उसकी सज़ा ये है कि वो बच्चे पैदा करेगी और उसको ये दर्द सहना पड़ेगा। अब ये लोग अकेले नहीं हैं इस अर्थ पे, अब सैटर्न के बच्चे भी हैं, डेथ और सिन, ये दोनों भी इस अर्थ पे हैं और ये दोनों इनके साथ ही होंगे, इनको करप्ट करने की कोशिश करते रहेंगे और इनका काम है ये कितना बच के रहेंगे और कितना गॉड की तरफ अपने आप को बचा के रखेंगे। और सैटर्न को ये पनिशमेंट मिली कि वो हमेशा सांप बन के ही रहेगा और पीठ के बल चलता रहेगा। दोस्तों यहाँ पे तो ये इसकी समरी हो गई ख़त्म। तो अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 हमारे पास है थीम्स। तो दोस्तों थीम्स में सबसे पहला जो थीम है वो प्राइड एंड इनवे। इनवे का मतलब होता है जेलस, जो सैटर्न हुआ था सन ऑफ गॉड से, और प्राइड जो सैटर्न ने अपने अंदर फील की कि वो एक बहुत बड़ा एंजल है, तो उसको जो है ये करने का हक़ है। तो प्राइड जो तकब्बुर जो उसने किया उसको सज़ा मिली। दूसरा जो थीम है वो डिसओबीडियंस का, यानी कि नाफरमानी। अब ये एडम और ईव ने की, गॉड के कमांडमेंट को ना मानकर, डिसओबीडियंस, नाफरमानी करके, और उनको उसकी पनिशमेंट भी मिली। अगला और लास्ट इसका जो थीम है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट, वो है जस्टिफिकेशन ऑफ गॉड टू मैन। जैसे गॉड ने सैटर्न को पनिश किया, तो इस तरह जस्टिफिकेशन करके एडम और ईव को उनकी मिस्टेक पे उनको भी पनिश किया। तो गॉड जो है वो जस्टिफाई करने वाला है और उसने जस्टिफिकेशन की है एडम और ईव जो उसकी अपनी क्रिएशन थी उसको भी पनिश करके। और नंबर 5 पे हमारे पास मिल्टन का ग्रैंड स्टाइल और ब्लैंक वर्स है। अगर मिल्टन के ग्रैंड स्टाइल की बात करें तो इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा उन्होंने रेफरेंसेस का यूज़ किया, अलूजन्स दी, कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी का यूज़ किया, कॉम्प्लिकेटेड ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस उन्होंने बनाई इस बुक के अंदर, और बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड सिमिलीज़ का यूज़ किया और इमेजेस का भी यूज़ किया। यानी कि ऐसी चीज़ें जो एक आम राइटर यूज़ नहीं करता, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करता है, तो यहाँ पे मिल्टन ने एक ग्रैंड स्टाइल यूज़ किया है। और अगर ब्लैंक वर्स की बात करें तो अनराइम्ड पोइट्री होती है जिसमें मीटर का यूज़ किया जाता है लेकिन राइमिंग नहीं होती उसमें, और स्पेशली ये किसी बड़े एपिक को लिखने में काम आता है और आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है इसको। तो मिल्टन ने इसका बेहतरीन यूज़ किया और इसके बाद काफ़ी सारे राइटर्स ने इसको यूज़ किया है। अब हमारा फाइनल और आखिरी जो पॉइंट है वो क्रिटिसिज्म। अब मिल्टन के ऊपर क्या क्रिटिसिज्म हुई, अब मिल्टन के फेवर में क्या क्रिटिसिज्म है और उनके अगेंस्ट क्या क्रिटिसिज्म थी वो देख लेते हैं। जॉन मिल्टन की इस पैराडाइज लॉस्ट के फेवर में जो क्रिटिसिज्म आई है उसमें सबसे पहले अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन लिखते हैं गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। उसके बाद इनके फेवर में विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये लाइनें बोली हैं, दाउ हैड अ वॉइस साउंड्स लाइक अ सी। और इसके बाद जो इनके अगेंस्ट भी क्रिटिसिज्म हुआ है, जो सबसे बड़े जो क्रिटिक हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, उन्होंने लिखा दिस इज़ नॉट आवर लैंग्वेज, यानी कि उनके इन ग्रैंड स्टाइल को देख के उन्होंने ये कमेंट पास किया। उसके बाद फिर टी.एस. इलियट ने भी इस बात का इजहार किया कि इनके जो ग्रैंड स्टाइल की वजह से आम लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ नहीं आई, अगर वो सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर लेते तो और अच्छा रहता। वो लिखते हैं टी.एस. इलियट के ही वायलेटेड फिगर ऑफ स्पीच एंड ग्रामेटिकल रूल्स। उसके बाद विलियम ब्लेक लिखते हैं मिल्टन सीम्स टू बी इन डेविल्स पार्टी विदाउट नोविंग इट। अब यहाँ पे विलियम ब्लेक जो है सैटर्न को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करने पे मिल्टन पे तनकीद कर रहे हैं कि एक विलन होने के बावजूद मिल्टन जो है वो सैटर्न को बहुत ज़्यादा फेवर दे रहे थे और एज ए हीरो उसको प्रेजेंट कर रहे थे। दोस्तों विलियम ब्लेक के इस कमेंट से
वाकई साफ पता चलता है कि रीडर्स के माइंड में ज़रूर आता है कि मिल्टन ने सैटर्न को इतना ग्लोरीफाई करके बताया है, तो हमें इस बात का नहीं पता चलता कि इसमें हीरो सैटर्न है या फिर एडम है। तो इसका फ़ैसला जो है रीडर कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन। जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट में लिख सकते हो।